हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस के अंदर वो टॉपिक जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर जो चिल्ड्रंस हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बच्चे पैदा किए जाते हैं, कौन सा सिस्टम है जिसके द्वारा संतानों की उत्पत्ति होती है और हमारी बॉडी में जो कौन कौन से चेंजेस आपके लैंगिक परिवर्तनों के दौरान आते हैं, इन सबको डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक में कर रहे थे। तो जो हमारी थी उसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष जनन तंत्र को, नर जनन तंत्र को पढ़ा था। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको बताया कि जो प्राइमरी ऑर्गन है, जो प्राथमिक जननांग है पुरुष में, वो टेस्टिस है, वृषण है, ठीक है। उसके अलावा जो सहायक ग्रंथियां और सहायक जननांग हैं उनके अंदर आपके पास शुक्राशय है जिसको आपने सीमाइनल वेसिकल कहा था, आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर ग्लैंड है जिसको बल्बयूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं, साथ ही साथ बाह्य जननांग जो होता है पुरुष का उसको शिश्न या पेनिस बोला जाता है। और आपको बताया था मैंने कि मुस्लिम संप्रदाय में जो खतना प्रथा होती है जिसके द्वारा पुरुष के पेनिस के ऊपर एक झिल्ली होती है प्रिप्यूस, उसको बचपन में काट दिया जाता है। क्लियर? और उसका रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो नाउ हम बात करेंगे दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र। आपको बताया था मैंने दोस्तों कि मादा के अंदर जो लैंगिक विकास है, जो प्यूबर्टी है, वो दोस्तों कब आती है? वो लगभग 12 से 13 वर्ष की एज में आती है। और जब 12 से 13 वर्ष की एज में लैंगिक जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, वो आती है, तो उसका जो इंडिकेशन है, उसका जो संकेत है, वो हम क्या मानते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट, महिला में मासिक चक्र या रज चक्र की शुरुआत, जिसको हम रजोदर्शन या मीनार्क कहते हैं। एक महिला रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति, जिसको कि मीनोपोज कहते हैं, जब महिला में मासिक चक्र समाप्त हो जाते हैं। क्लियर? तो दोस्तों रजोदर्शन से लेके यानी मीनार्क से लेकर और मीनोपोज यानी रजोनिवृत्ति तक एक महिला जो होती है वो संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम होती है, कैपेबल होती है। ठीक है, कर रहे हैं आगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। तो मैं पहले बेसिकली आपको बताता हूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, उसके बाद हम लोग जो है डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखिए मादा के अंदर आपको पता है कि भैया मादा में जो बच्चा है वो 9 महीने मां के पेट में पलता है। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से ऑर्गन, अलग से स्ट्रक्चर पाई जाएगी। तो जैसे नर जनन तंत्र में आपने प्रमुख जननांग, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्रमुख जननांग है या प्रमुख जो ग्रंथि है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो आपके है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों ओवरी। उनको क्या बोला जाता है? अंडाशय बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंडाशय। और अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2। अंडाशय भी कहां पाए जाते हैं? अंडाशय जो होते हैं पेल्विक रीजन के अंदर। पेल्विक रीजन क्या होता है जनरली? पेल्विक रीजन होता है श्रोणी प्रदेश। श्रोणी प्रदेश यानी कि जो 1 सेकेंड, श्रोणी प्रदेश दोस्तों ये जनरली उदर गुहा के नीचे का एरिया है जहां पर वेजाइना, ओवरी वगैरह सब पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अंडाशय के 2 प्राइमरी पार्ट हैं। पहला पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन फॉलिकल को बोलते हैं, इंग्लिश में कह दिया फॉलिकल, हिंदी में पुटिका, ग्राफियन पुटिका। और दोस्तों ग्राफियन पुटिका वो स्ट्रक्चर है जहां से एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनकर आ गया कि एस्ट्रोजन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो बताइए कहां पर होता है? तो ग्राफियन फॉलिकल में होता है। कहां पर होता है बताइए? ग्राफियन पुटिका से होता है। और दोस्तों अंडाशय में दूसरी स्ट्रक्चर पाई जाती है उगोनिया। क्या पाई जाती है? उगोनिया। उगोनिया को बोला जाता है अंडजनन कोशिका। क्या बोला जाता है दोस्तों? अंडजनन कोशिका। और अंडजनन कोशिका किसका निर्माण करेगी? अंडाणु का निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया या शुक्रजनन कोशिका कहा था। उसी तरीके से दोस्तों अंडाणु का निर्माण करने वाली सेल को उगोनिया या अंडजनन कोशिका कहते हैं। तो महिला में जब आप जनन तंत्र पढ़ रहे हैं तो महिला में जो ओवरी है, अंडाशय है, वो संख्या में 2 होते हैं और प्रत्येक अंडाशय में मेन 2 पार्ट पाए जाते हैं। पहला पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन पुटिकाएं। ये छोटी छोटी थैली के जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्ट के जैसी, पुटिका के जैसी स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे एस्ट्रोजन हार्मोन
जो कि आपको पता है मादा जनन हार्मोन्स में से एक है, वो उसको स्रावित करता है। और दोस्तों दूसरा जो उगोनिया है वो अंड जनन कोशिका उसे कहते हैं, अंडाणु का क्या करती है, निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरी स्ट्रक्चर्स की। दोस्तों फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जो होती है ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की एक ट्यूब है, 10 to 12 सेंटीमीटर की ट्यूब है। और दोस्तों इसका काम क्या है, इसको अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी कहते हैं, अंडवाहिनी या क्या बोला जाता है, डिंब वाहिनी। और दोस्तों फैलोपियन ट्यूब वो ट्यूब है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर निषेचन की क्रिया होती है, जहां पर कौन सी क्रिया होती है, निषेचन। निषेचन डिटेल में आगे चल के समझाने वाला हूं, लेकिन फिर यहीं पर बता देता हूं कि दोस्तों निषेचन जो है वो है शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की प्रक्रिया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन के द्वारा जाइगोट यानी कि युग्मनज या फिर भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और दोस्तों अगला जो भाग है उसको बोलते हैं यूट्रस, यूट्रस को बोला जाता है दोस्तों गर्भाशय, क्लियर। और इसको लोकल लैंग्वेज में बच्चादानी कहा जाता है, क्लियर। दोस्तों बच्चादानी वो जगह है जहां पर भ्रूण का क्या होता है, भ्रूण का परिवर्तन होता है, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, यूट्रस। डिटेल में इन सब के बारे में बातें अभी करूंगा। और जो महिला के अंदर जो बाह्य जननांग है, बाह्य जननांग उसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों, जो बाह्य जननांग है उसे हम कह देते हैं वेजाइना, उसे हम कह देते हैं दोस्तों योनि, क्लियर। ये महिला का एक्सटर्नल जेनाइटल है, बाह्य जननांग है, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि क्या फीमेल के अंदर कोई एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड यानी सहायक जनन ग्रंथि नहीं होती क्या, जैसे पुरुष में शुक्राशय होती है, जैसे पुरुष के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, काउपर ग्लैंड होती है। दोस्तों इसी तरह फीमेल के अंदर याद रखिएगा बार्थोलिन ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, बार्थोलिन ग्लैंड, याद रखिएगा। महिला में मादा जनन तंत्र में जो सहायक ग्रंथि है वो कौन सी है बताइए, बार्थोलिन। तो मैं बेसिकली अगर बात करूं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हमारा आगे है, लेकिन अगर मैं बेसिकली बात करूं, चलिए हाँ बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मादा जनन तंत्र के अंदर प्रमुख जननांग जो है हमारा वो दोस्तों ओवरी, जिनको आप अंडाशय कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के श्रोणी प्रदेश में उदर गुहा के नीचे पाए जाते हैं। अंडाशय में ही अंडाणु बनते हैं और अंडाशय से ही दोस्तों आपके एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। अब अंडाणु बन गया, वो अंडाणु कहां आ जाएगा, अंडवाहिनी में आ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, अंडवाहिनी में वो रखा रहेगा। अगर बाहर से पुरुष और मादा के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हुआ और पुरुष के स्पर्म्स, पुरुष के शुक्राणु मादा के जनन मार्ग में मुक्त किए गए तो शुक्राणु में गतिशीलता होती है, एनर्जी होती है, वो गति करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु के पास पहुंच जाएगा। अंडाणु के पास पहुंचते ही वहां पे क्या बन जाएगा दोस्तों, जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। अब वो भ्रूण किस में आके स्थापित हो जाएगा, यूट्रस में, बच्चेदानी में, वहां 9 महीने पलेगा और 9 महीने पलने के बाद वो गर्भाशय से होता हुआ योनि का जो मार्ग है वहां से निकलता हुआ बाहर आ जाएगा, उसको कहते हैं पार्चुरेशन प्रसव। पुरुष में मैंने आपको बताया था दोस्तों, पुरुष में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग एक ही होता है, यानी यूरिनेशन की प्रक्रिया, मूत्र त्याग की प्रक्रिया और जो एजैकुलेशन है, स्खलन की प्रक्रिया है, वो दोनों एक ही मार्ग से होती है। बट फीमेल में यूरिन ट्रैक्ट अलग होता है, ठीक है, फीमेल में यूरिन ट्रैक्ट अलग होता है और जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग होता है, यानी फीमेल में जो मूत्र मार्ग है वो अलग है और जो आपका जनन मार्ग है वो अलग है। पुरुष में वो एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं कुछ बातें इनके बारे में एक्स्ट्रा बताने वाला हूं आपको, देखिएगा दोस्तों, क्लियर। अब मैं डिटेल में एक डायग्राम फॉर्म करता हूं, देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपका है क्या, अंडाशय, दो तरफ, क्लियर। अच्छा, अंडाशय के जस्ट ऊपर क्लियर, अंडाशय से जस्ट ऊपर जो है, अभी बताने वाला हूं डिटेल में, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्लियर।
डायग्राम थोड़ा ठीक है। देखिएगा, देखिए भाई, ये वाला पार्ट क्या है दोस्तों? अंडाशय, ओवरी। ओवरी में अंडाणु बना। अब जैसे ही ओवरी में अंडाणु बनेगा दोस्तों, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपके फैलोपियन ट्यूब है। क्या है बताइएगा? फैलोपियन ट्यूब है। क्लियर? फैलोपियन ट्यूब में से, है ना, ये वाला पार्ट हम एक तरीके से इसको क्या कर देते हैं? ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, ये जो है यहां आके क्या हो गया? जुड़ गया। क्लियर? और उसके बाद हम कुछ इस पार्ट को कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ये जो वाला पार्ट है ये आपका किसको बताएगा दोस्तों? गर्भाशय को बताएगा। ठीक है, और गर्भाशय को बताएगा तो हम कुछ इस तरीके से इस पार्ट को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा दोस्तों, होता क्या है? होता यह है कि ये अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु बना। तो दोस्तों फैलोपियन ट्यूब में झालर के जैसी संरचनाएं होती हैं जो कि अंडाणु को बनते उसको कैप्चर करती है ऊपर की तरफ, तो उन्हें बोला जाता है फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि फैलोपियन ट्यूब में पाई जाने वाली वे स्ट्रक्चर्स जो कि अंडाशय में से अंडाणु को खींचती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फिम्बरी। क्लियर? उसके बाद दोस्तों अंडाशय के अंदर से आपका एग चला गया। अब ये आपके अंडवाहिनी है। अंडवाहिनी में 3 पार्ट है दोस्तों, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, क्लियर, उसके बाद एम्पुला और इस्थमस। क्लियर? इस्थमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम 3 पार्ट होते हैं। क्लियर? निषेचन की क्रिया, जो आपके फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, वो इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर होती है, याद रखिएगा। क्लियर? जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया वो कहां होती है? इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर। ठीक है, चलिएगा। अब जैसे यहां पे मैं बना रहा हूं, क्लियर, ये आपका मार्ग है योनि। क्लियर? वेजाइना। क्लियर? अब जैसे ही दोस्तों, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही पुरुष के द्वारा जो स्पर्म्स है वो वेजाइना में रिलीज किए जाएंगे, तो वेजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में होते हुए कहां पहुंच जाएंगे? यहां। क्लियर? अब स्पर्म और एग दोनों एक दूसरे से फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज होते ही अंडाणु कहां आ जाएगा दोस्तों? गर्भाशय में। अंडाणु कहां आ जाएगा? यूट्रस के अंदर आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा। और ये वाला भाग जो कि गर्भाशय को योनि से जोड़ रहा है, इस वाले भाग को कह रहे हैं दोस्तों ग्रीवा। क्या बोल रहे हैं? सर्विक्स। क्या बोला जाता है इसको? सर्विक्स कहा जाता है। क्लियर? मैं डायग्राम को थोड़ा कलर देता हूं दूसरा। क्लियर? ये वाला पार्ट जो है वेजाइना का पार्ट है। क्लियर? ओके, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है दोस्तों? ये आपके सर्विक्स है। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, तो अब प्रोसेस क्या है मैं बताता हूं आपको। प्रोसेस ये है कि अंडाशय में अंडाणु बनेगा, उसको फिम्बरी की सहायता से खींच के यहां ले जाया जाएगा। क्लियर? अब यहां पहुंच गया, है ना। अब इसके बाद क्या होगा? जैसे ही कॉपुलेशन होगा, मैथुन क्रिया होगी, मेल जो है वो अपने शुक्राणु को मादा के जनन मार्ग में मूत्र करेगा। वो शुक्राणु यहां से होते हुए कहां पहुंच जाएंगे गति करते हुए दोस्तों? ये आपके फैलोपियन ट्यूब में इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर पहुंच जाएंगे। वहां पे निषेचन हो जाएगा। निषेचन के बाद भ्रूण कहां जाएगा बताओ? गर्भाशय में। अगर मैं गर्भाशय की बात करता हूं, तो एक चीज आपको समझा देना चाहता हूं। गर्भाशय दोस्तों, गर्भाशय जो है यूट्रस, इसको बच्चादानी कहते हैं। यूट्रस के 3 भाग हैं दोस्तों। जो बाहरी भाग है उसको एपीमेट्रियम या पेरीमेट्रियम कहते हैं। एपी या पेरीमेट्रियम, एपी या पेरीमेट्रियम कहते हैं। जो मध्य भाग है, जो मिडिल पार्ट है, उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो आपका आंतरिक भाग है, क्लियर, आंतरिक, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। तो याद रखिएगा क्या क्या? एपीमेट्रियम या पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये तीनों गर्भाशय के भाग हैं। और दोस्तों गर्भाशय का मां बनने के पहले भार, मां बनने के पहले गर्भाशय 50 ग्राम का बोला जाता है।
क्लियर। और बाद में कितने ग्राम का, लगभग 100 ग्राम का हो जाता है, वेट इसके अंदर बढ़ जाता है। क्लियर। और गर्भाशय की आकृति कैसी होती है, उल्टी नाशपाती के जैसी, है ना, उल्टी नाशपाती। क्लियर। पियर शेप होती है बट उल्टी, है ना। तो याद रखिएगा गर्भाशय की आकृति उल्टी नाशपाती के जैसे होती है। क्लियर। अब वेजाइना की बात करते हैं तो दोस्तों वेजाइना में कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है दोस्तों, इसको बोला जाता है भग शिश्न। क्या बोलते हैं इसको, भग शिश्न। और दोस्तों ये पेनिस के समजात है ना, ये पुरुष के शिश्न के समजात है, यानी दोनों की उत्पत्ति एक जैसी है। और दोस्तों क्लाइटोरिस को फीमेल पेनिस भी कहते हैं। क्लाइटोरिस को क्या बोला जाता है, फीमेल पेनिस। क्लाइटोरिस में एक स्पॉट होता है जिसको जी स्पॉट कहते हैं। और दोस्तों ये महिला का एक्साइटमेंट पॉइंट माना जाता है, उत्तेजना बिंदु माना जाता है। योनि के ऊपरी किनारे पर एक जॉइंट होता है, क्लियर, वहां पे एक जी स्पॉट होता है, वो क्लाइटोरिस के अंदर पाया जाता है। क्लाइटोरिस के अलावा दोस्तों हाइमन, हाइमन को बोलते हैं योनित छद। दोस्तों योनि के ऊपर की वो झिल्ली, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि योनि के ऊपर की वो झिल्ली जिसे लोग वर्जिनिटी का संकेत मानते हैं। वर्जिनिटी का मतलब होता है कौमार्य। कौमार्य का मतलब है कि भाई महिला ने किसी भी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया है। तो कुछ लोग मानते हैं कि हाइमन का नहीं होना ये बताता है कि भाई महिला जो है वो शारीरिक संबंध स्थापित कर चुकी है। और कई शादियों के टूटने की वजह ये हमारे हिंदुस्तान में मानी जाती है। क्लियर। लेकिन एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि हाइमन जो है एक्सरसाइज करने से भी फट जाती है। हाइमन जो होती है साइकिलिंग करने से, उछल कूद करने से भी फट जाती है। और कभी कभी आफ्टर फिजिकल कांटेक्ट, कभी कभी शारीरिक संबंध के बाद भी हाइमन शेष रह जाती है। तो हाइमन का होना या नहीं होना वर्जिनिटी को प्रूव नहीं करता है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। क्लियर। तो योनि के ऊपर का वह आवरण, दोस्तों याद रखिएगा, योनि के ऊपर पाया जाने वाला वो आवरण जो प्रथम मैथुन क्रिया के दौरान फट जाता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है, रक्तस्राव होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइमन। इसके अलावा दोस्तों योनि के अंदर लेबिया माइनोरा, क्लियर, और लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा नाम की दो स्ट्रक्चर और मिलती हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस दे रहा हूं क्या, कि जो आपके योनि है, महिला में बाह्य जननांग है, योनि में जो ऊपरी किनारा है उस पर क्लाइटोरिस पाया जाता है, जिसको पुरुष के शिश्न से तुलना की गई है, पेनिस से तुलना की गई है, उसको फीमेल पेनिस बोलते हैं, हिंदी में भग शिश्न बोला जाता है। यहीं पर एक जी स्पॉट होता है, दैट इज एक्साइटमेंट पॉइंट ऑफ फीमेल। हाइमन जो है वो योनि के ऊपर का वो आवरण है जिसको लोग वर्जिनिटी का संकेत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर। साथ ही साथ लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा नाम की स्ट्रक्चर्स भी योनि में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। क्लियर। आपसे पूछा जाए गर्भाशय मां बनने के पहले 50 ग्राम वेट रखता है और मां बनने के बाद दोस्तों लगभग 100 ग्राम का हो जाता है। उल्टी नाशपाती के जैसी संरचना है आपके यूट्रस। बाहरी जो लेयर है उसको एपीमेट्रियम या पेरीमेट्रियम कहते हैं, मध्य भाग को मायोमेट्रियम कहते हैं, और दोस्तों आंतरिक भाग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। खास बात यह है कि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 9 महीने तक बच्चा गर्भाशय की किस परत से जुड़ा हुआ रहता है, तो 9 महीने तक बच्चा जो गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है एंडोमेट्रियम, उससे जुड़ा हुआ रहता है, उसी से वो डेवलपमेंट अपना शो करता है। क्लियर दोस्तों। तो आई होप सो समझ में आपको आ गया होगा। लीजिएगा स्क्रीनशॉट, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं आपको जनन की जो क्रियाविधि है वो समझाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि शुक्र जनन मैं समझा चुका था, अंड जनन मुझे समझाना है। देखिएगा दोस्तों, मैं दोबारा से कहानी को उल्टी लेकर जा रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं युग्मक जनन। दोस्तों युग्मक जनन को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस, यानी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। क्लियर। अब गैमेटोजेनेसिस में एक तो पढ़ा रहा हूं अंड जनन और एक क्या पढ़ा रहा हूं, शुक्र जनन। ठीक है। अंड जनन अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया है और शुक्र जनन शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है। इसको बोल दिया स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसको बोल दिया oogenesis। क्लियर। ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर अंडजनन कोशिका का नाम क्या है, oogonia। oogonia में कौन सा विभाजन होता है, मियोसिस। मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो अंडजनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और कितनी सेल बनती है, 4 सेल। 4 सेल में से 3 जो होती हैं वो इनएक्टिव रहती हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो निष्क्रिय रहती हैं, उन्हें पोलर बॉडीज, उन्हें क्या बोला जाता है, ध्रुवीय पिंड,
है ना, या ध्रुवीय काय बोला जाता है, ध्रुवीय काय, पोलर बॉडीज। और इन पोलर बॉडीज का कोई भी रोल नहीं है क्योंकि ये इनएक्टिव हैं। क्लियर। और इनमें से एक जो है वो अंडाणु के रूप में एक्टिव, अंडाणु के रूप में एक्टिव होती है, अंडाणु के रूप में सक्रिय। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जब शुक्रजनन होता है तो दोस्तों जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो आपके शुक्रजनन कोशिका है, उसमें एक सेल से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने शुक्राणु बनते हैं? 4 परिपक्व शुक्राणु बनते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको 1000 शुक्राणु चाहिए तो दोस्तों उसके लिए 250 स्पर्मेटोगोनिया, 250 शुक्रजनन कोशिकाएं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अंडाणु के निर्माण की जब बात करते हैं तो प्रोसेस वही है, एक अंडजनन कोशिका से 4 कोशिकाएं बन रही हैं, लेकिन अंडाणु उनमें से एक ही बनता है। तो आपसे पूछे 1000 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितनी सेल्स? 250 शुक्रजनन कोशिकाएं। लेकिन दोस्तों 1000 अंडाणु अगर बनाने हैं तो आपको 1000 ही उगोनिया चाहिए। क्यों? क्योंकि एक उगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती तो 4 सेल है, लेकिन उनमें से अंडाणु के रूप में एक ही एक्टिव होती है। क्लियर। इतना भी बताया था। उगोनिया के अंदर 46 गुणसूत्र और दोस्तों स्पर्मेटोगोनिया के अंदर भी 46 गुणसूत्र। लेकिन दोस्तों जो आपका अंडाणु है उसके अंदर कितने? 23 और फिक्स है 22 प्लस एक्स। क्लियर। अंडाणु में 22 प्लस एक्स। लेकिन दोस्तों स्पर्म के अंदर 23 है, लेकिन 22 प्लस एक्स भी हो सकता है और 22 प्लस वाई भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर। तो फीमेल हमेशा अंडाणु में एक्स क्रोमोसोम देती है। अगर पुरुष के स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा तो लड़की, पुरुष के क्रोमोसोम में स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होगा तो लड़का। इससे एक बात और समझ जाइएगा दोस्तों, संतान उत्पत्ति में, बच्चे पैदा करने में माता और पिता का 50-50% योगदान होता है, लेकिन संतान लड़का होगी या लड़की होगी इस बात का डिटर्मिनेशन, इस बात का निश्चय 100% के हाथ में होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हजारों लाखों वर्षों से महिला अत्याचार सहती आई है इस बात को लेकर कि भैया बच्चे बच्चियां पैदा हो रही हैं, लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही है, पता नहीं ये महिला हमारे घर में कैसी आ गई। और सबसे बड़ा चिंता का विषय कि एक महिला को ताने, एक महिला को जो टॉर्चर है वो एक महिला ही करती है, सास, ननद, दौरानी, जेठानी। आप सोचिए, मतलब एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट है। क्लियर। तो बच्चों युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस आपसे पूछा जाए किस विभाजन द्वारा होता है, आप कहेंगे सर अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मक जनन की प्रक्रिया 2 चरणों से गुजरती है, अंडजनन, शुक्रजनन। अंडजनन अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, शुक्रजनन शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। क्लियर। लेकिन दोनों में डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे। एक शुक्रजनन कोशिका से, एक स्पर्मेटोगोनिया से मियोसिस प्रक्रिया के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार आपके मैच्योर स्पर्म्स बन जाते हैं। लेकिन फीमेल में एक उगोनिया से एक ही ओवम, एक ही अंडाणु बन पाता है, एक अंडजनन प्रक्रिया के द्वारा। तो यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों जनन की प्रक्रिया पर। ठीक है। मैं चलता हूं महिला के मासिक चक्र के अंदर। ठीक है। महिला का मासिक चक्र दोस्तों, क्लियर। महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल, रज चक्र की बात कर रहा हूं। रज चक्र में कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, शुरुआत का 1 से 5 दिन जो है वो कौन सी अवस्था है दोस्तों? उसे रक्तस्राव प्रावस्था या उसे ब्लीडिंग फेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? रक्तस्राव प्रावस्था। रक्तस्राव प्रावस्था में क्या होता है दोस्तों? रक्तस्राव प्रावस्था में जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम ब्लड के साथ बाहर जाता है। एंडोमेट्रियम ब्लड के साथ, एंडोमेट्रियम जो टिश्यू है उसके कुछ पार्ट ब्लड के साथ बाहर जाते हैं। क्लियर है ना। फिर आपको बताया था कि जब ये पार्ट जाएगा तो शेष भाग क्या बचेगा? शेष भाग बचेगा कार्पस ल्यूटियम। कौन सा पार्ट बचेगा? कार्पस ल्यूटियम। और दोस्तों कार्पस ल्यूटियम जो है इसको पीतपिंड कह रहे हैं। और इससे कौन सा हार्मोन निकल रहा है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम को वापस से क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वापस एंडोमेट्रियम को तैयार करता है। यानी आपसे पूछा जाए कि गर्भाशय को गर्भ के लिए तैयार कौन सा हार्मोन करता है,
तो आपका आंसर क्या रहेगा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है। क्लियर? तो दूसरी जो प्रावस्था है, यानी आपसे पूछा जाए 5 से 10 दिन का जो पीरियड है, इसमें एंडोमेट्रियम क्या होता है? वापस से एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण। तो एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण किस मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने से कितने दिन के बीच होता है? 5 से 10 दिन। मासिक चक्र जनरली 28 डेज या कभी कभी 30 डेज का होता है। क्लियर? बाकी तो अलग अलग कंडीशंस में डिपेंड करता है। दोस्तों एग्जैक्ट मिड में, मासिक चक्र के मध्य में दिन यानी लगभग 14वें दिन, 14th डे, क्या होता है दोस्तों? अंडाणु अंडवाहिनी में आता है। जो अंडाणु है ओवम, वो कहां आ जाता है? अंडाणु ओवम फैलोपियन ट्यूब में आता है। कहां आता है दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु आ गया। क्लियर? इस प्रक्रिया को बोलते हैं दोस्तों ओव्यूलेशन। समझना, बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है उसको आगे समझिए। जनन हार्मोन मैंने आपको पढ़ाया था, LH और FSH के बारे में जानकारी जो है मैं वहां भी दे चुका था और यहां पर भी कह रहा हूं। LH हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रेरित करता है। तो समझना दोस्तों, शुरुआत के 5 दिन ब्लीडिंग होती है जिसमें एंडोमेट्रियम ब्लड के साथ बाहर जाता है। और हकीकत में दोस्तों मासिक चक्र है क्या? मासिक चक्र हर महीने यूट्रस को, गर्भाशय को, बच्चेदानी को नए सिरे से रिपेयर करने की वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो गर्भाशय उसको गर्भावस्था के लिए, प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जाता है। तो वही बात है, पुराना हो जाता है एंडोमेट्रियम, उसको ब्लड के साथ बाहर निकाल के और अगले 5 से 10 दिन में उसको वापस से क्या कर दिया जाता है? पुनः बना दिया जाता है। इसमें हेल्प कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहां से निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से। कार्पस ल्यूटियम का दूसरा नाम क्या है? पीतपिंड, पीले कलर का पिंड होता है। ठीक है? लगभग 14वें दिन अंडाणु जो है, ओवम जो है, वो कहां आ जाता है? अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब दोस्तों समझिएगा, अब इस बात को समझना कि दोस्तों 14वें दिन, अब अगर सोचिए 12 से 18वें दिन के बीच, अगर 12 से 18वें दिन के बीच में फिजिकल रिलेशंस, शारीरिक संबंध बनाए गए हों, तो आप समझिएगा अगर 12वें दिन शुक्राणु मादा के जनन मार्ग में छोड़े गए हों तो शुक्राणु 2 से 3 दिन तक रह सकते हैं भाई साहब। क्लियर? 14वें दिन जैसे ही अंडाणु आया, शुक्राणु रंडाणु ने निषेचन करके गर्भावस्था पैदा कर दी। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों आगे 3-4 दिन तक ये अंडाणु भी रह सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब शुक्राणु रंडाणु के मेल की जो संभावनाएं हैं वो कब होती है? मासिक चक्र के 12 से 18वें दिन के बीच में। ये जो टाइम है ये गर्भावस्था की प्रबल संभावनाओं युक्त समय है। इस बीच प्रेगनेंसी की सबसे ज्यादा संभावना है 12 से 18वें दिन के बीच में। तो अगर इस बीच के इस 12 महिला के मासिक चक्र में अगर 12 से 18वें दिन के बीच में अगर आप शारीरिक संबंध से बचें या इस दौरान शारीरिक संबंध के समय आप कॉन्डोम जैसे बैरियर का उपयोग करें तो आप गर्भावस्था से बच सकते हैं। इसको आवधिक संयम बोला जाता है, इसे पीरियोडिक कंट्रोल बोला जाता है कि आप किसी विशेष अवधि के बीच में अपनी यौन इच्छा को, अपने सेक्सुअल डिजायर को आप क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है? क्लियर? इसको आवधिक संयम बोलते हैं। लेकिन ये मेथड 100% श्योर नहीं है क्योंकि खानपान और कुछ हार्मोनल इंबैलेंस के कारण जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है वो 14वें दिन ना होकर वो कभी आगे पीछे भी हो सकती है। इसीलिए ये जो मेथड है ये मेथड 100% कह सकते हो 100% सक्सेसफुल मेथड्स में नहीं माना जाता। क्लियर? यानी गर्भावस्था को रोकने के लिए ये मेथड पूरी तरह कारगर नहीं है। तो दोस्तों मासिक चक्र में क्या हो रहा है आप देखिएगा, शुरुआत के 5 दिन की प्रावस्था को ब्लीडिंग फेज कह रहे हैं। एंडोमेट्रियम ब्लड के साथ बाहर जाता है। बाकी बचा हुआ भाग कार्पस ल्यूटियम कहलाता है जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है और ये प्रोजेस्टेरोन वापस से एंडोमेट्रियम को बना देता है अगले 5 से 10 दिन में। उसके बाद दोस्तों 14वें दिन अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, यानी कि अंडाणु बाहर आता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर 12 से 18वें दिन के बीच में अगर शुक्राणु को एंटर करवाया जाए शारीरिक संबंध के द्वारा तो दोस्तों गर्भावस्था की क्या रहती है? संभावना रहती है। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? क्लियर? अब अगर मान लीजिए इस समय शुक्राणु यहां अवेलेबल हो जाता है तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या हो जाएंगे? संयोजित हो जाएंगे और आपके क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा और गर्भावस्था हो जाएगी।
अगर शुक्राणु अंडाणु आपस में मैच नहीं हुए तो ये जो अंडाणु बना है ये 3-4 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा और धीरे धीरे करके 30 दिन जैसे ही निकलेंगे वापस से गर्भाशय को रिपेयर करने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। 28 से 30 दिन बाद अगली ब्लीडिंग फेज वापस से क्या हो जाएगी, आ जाएगी। क्लियर? तो 28 से 30 डेज का है ना, 28 to 30 डेज का ये आपका साइकिल है जिसमें मादा के जो गर्भाशय है उसको क्या किया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, बार बार तैयार किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो बच्चों लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे चीजों की जानकारी आपको देता हूं। क्लियर? नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। क्लियर? अब देखिएगा, है ना, अब हम समझ रहे हैं कि दोस्तों अंडाणु, ओवम, अंडाणु में कितनी, अंडाणु जो है उसमें कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम, 23 गुणसूत्र, जिनमें क्या है 22 प्लस एक्स। क्लियर? अंडाणु ये रहा भाई। क्लियर? अभी शुक्राणु आया, मान लीजिए ऐसे, शुक्राणु हमने बनाया था ऐसे। एक अंडाणु को फर्टिलाइज करने के लिए ये इसका क्या रहा दोस्तों, न्यूक्लियस। क्लियर? अच्छा, शुक्राणु अंडाणु की जो दीवार है ना, जितनी भी जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाइल्यूरोनिक अम्ल। और हाइल्यूरोनिक एसिड जो होता है इसको जंतु कोशिकाओं का सीमेंट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सीमेंट ऑफ एनिमल सेल, सीमेंट ऑफ एनिमल सेल, जंतु कोशिकाओं का सीमेंट। क्लियर? ये जंतु कोशिकाओं की जो वॉल है, दीवार है, उसको मजबूत बनाता है। क्लियर? अब दोस्तों क्या होता है, अगर शुक्राणु को अंडाणु में एंटर होना है तो दोस्तों इसके लिए इस दीवार को भेदना पड़ेगा। क्लियर? जो बाहर की दीवार है इसका नाम है थीका इंटरना। क्या नाम है, थीका इंटरना, ये दीवार है अंडाणु की। क्लियर? अब दोस्तों कई नाम आते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, थीका इंटरना, लेकिन ये बेस्ट है। क्लियर? अब दोस्तों क्या होता है, तो अंडाणु का जो ये नुकीला पार्ट है इसको हमने क्या बोला था, एक्रोसोम। तो अंडाणु के एक्रोसोम में इस हाइल्यूरोनिक अम्ल को गलाने के लिए हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। और ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जैसे ही अंडाणु को क्या करेगा, इस दीवार को गलाएगा, अंडाणु इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटर। और ये कुछ इस तरीके से शुक्राणु एंटर हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से एंटर होगा कि दोस्तों इसकी केवल पूंछ बाहर रहेगी और सारा जो पार्ट है वो कहां चला जाएगा बताइए, अंदर चला जाएगा। क्लियर? ये अंडाणु का केंद्रक है, मान लीजिए ये इसका न्यूक्लियस है। क्लियर है ना? अब समझिएगा दोस्तों, एक शुक्राणु जैसे ही अंडाणु के पास जाता है वो भेदने की कोशिश करता है। एक अंडाणु अवेलेबल होता है जनरली हर मासिक चक्र के दौरान 14 दिन, जब अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है, उसको फर्टिलाइज करने के लिए हजारों लाखों संख्या में शुक्राणु निकलते हैं। सारे शुक्राणु कोशिश करते हैं अंडाणु को फर्टिलाइज करने की, लेकिन दोस्तों सक्सेसफुल केवल एक ही होता है। और जो एक सक्सेसफुल हुआ, जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु में एंटर हुआ, ये जो दोस्तों थीका इंटरना है ये इतनी मजबूत हो जाती है कि दोस्तों वापस दूसरा स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। पुरुष और महिलाएं भले ही आपस में वफादार ना हो, भले ही बेवफाई करते रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन दोस्तों अंडाणु 100% वफादार होता है। जैसे ही एक शुक्राणु इसके अंदर एंटर हुआ दोस्तों, अंडाणु जो होता है वो अपनी दीवार इतनी मजबूत कर लेता है कि दूसरा स्पर्म उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। अब समझना, अब दोस्तों शुक्राणु का न्यूक्लियस जो है वो आप समझिएगा, देखिए ये अंडाणु का केंद्रक है। शुक्राणु जैसे अंदर जाएगा इसके सारे पार्ट गल जाएंगे, ये पार्ट गल जाएगा, ये गल जाएगा, ये गल जाएगा, पूंछ बाहर ही रह गई। क्या बचा दोस्तों, न्यूक्लियस। क्लियर? दोनों का न्यूक्लियस बचा। क्लियर? अब शुक्राणु और अंडाणु के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे और इस प्रक्रिया को कह देते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। क्लियर? इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं दोस्तों, निषेचन। रेलवे ग्रुप डी के पेपरों में फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइजर वर्ड बनता है, तो एक दो जगह गूगल ट्रांसलेटर की गलती के कारण उर्वरीकरण वर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो समझिएगा कि फर्टिलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक आपस में फ्यूज होते हैं। अब ये बात आपने नोटिस की होगी शायद कि अंडाणु पूरा का पूरा यहां पे आपका काम आ गया, लेकिन स्पर्म का केवल क्या काम में आया, शुक्राणु। क्लियर? फर्टिलाइजेशन की क्रिया में शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक आपस में क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का केंद्रक आपस में क्या हो जाता है, संयोजित हो जाता है। और जैसे ही ये न्यूक्लियस आपस में संयोजित हुआ
वैसे ही क्या हो जाएगा दोस्तों, एक नई सेल बन जाएगी। ये देखिएगा, इनके न्यूक्लियस हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये एक नई कोशिका का केंद्रक बन गया, और ये सेल कौन सी बन गई बताइए, जाइगोट। तो आप इतना तो महसूस कर पा रहे होंगे कि दोस्तों जो भ्रूण है जाइगोट, जिसको युग्मनज कह रहे हो, वो दोस्तों जो युग्मनज है, भ्रूण है, उसके अंदर अंडाणु पूरा का पूरा काम आ गया, शुक्राणु का केवल क्या काम में आया, केंद्रक। तो आपसे पूछा जाए युग्मनज को पोषण देने वाली सारी संरचनाएं कहां से आ रही है, तो कहां से आ रही है, अंडाणु से। क्यों? क्योंकि अंडाणु पूरा का पूरा युग्मनज में कन्वर्ट हो गया, किसको लेकर, शुक्राणु के न्यूक्लियस को लेकर। तो हमने कहा कि भैया ओवम 23 क्रोमोसोम है, स्पर्म के अंदर भी 23 क्रोमोसोम है, 23 में 22 प्लस एक्स भी हो सकता है और 22 प्लस वाई भी हो सकता है। ठीक है, जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में फ्यूज होते हैं तो दोस्तों निषेचन की क्रिया में दोनों के केंद्रक संयोजित हो जाते हैं और जाइगोट यानी युग्मनज यानी भ्रूण बन जाता है। और जब दोस्तों भ्रूण बनता है तो भ्रूण के अंदर अंडाणु पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता है, जबकि शुक्राणु का केवल केंद्रक ही वहां पर काम में आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब युग्मनज की प्रक्रिया की कैसे बनने की प्रोसेस है, इसको हम जब देखते हैं तो हम कैसे समझते हैं। देखिए, ये रहा अंडाणु, ये रहा शुक्राणु। क्लियर। दोनों एगोनित कोशिकाएं हैं। एगोनित का मतलब होता है हैप्लॉइड, क्योंकि इनके अंदर इनके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 23। क्लियर। ये भी कैसा है, एगोनित है ना। इसको भी क्या लिखोगे, एन। इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम है, 23, है ना। जो आपका अंडाणु है उसको क्या बोलते हैं, नर युग्मक। नर युग्मक को ओवम कहते हैं, अंडाणु कहते हैं, या डिंब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिंब, याद रखिएगा। क्लियर, डिंब भी कहते हैं, है ना। इधर शुक्राणु जो है, शुक्राणु को क्या बोल दिया जाता है, नर युग्मक। नर युग्मक, मेल गैमेट। क्लियर। इन दोनों के बीच में क्रिया हुई, उसको हमने क्या कह दिया, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको बता दिया कहां होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। और फैलोपियन ट्यूब में भी, अंडवाहिनी में भी कहां पर, तो अंडवाहिनी में भी बता दिया आपको, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पर। कहां पर, इस्थमस एंड एम्पुला के जंक्शन पर, इस्थमस और एम्पुला के संधि स्थल पर। इस्थमस और एम्पुला के संधि स्थल पर कौन सी क्रिया होती है दोस्तों, आपके अंड जनन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब क्या बन गया दोस्तों, जाइगोट। जाइगोट को कहते हैं युग्मनज, और युग्मनज दोस्तों क्या है, 2n है, जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46। ठीक है। अब बात यह आएगी कि दोस्तों अगर 22 प्लस एक्स जो अंडाणु में होते हैं, वो अगर शुक्राणु के 22 प्लस एक्स से मिल गए, ये शुक्राणु है, क्लियर। अगर ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बनेगा, 44 प्लस XX यानी कि लड़की। और अगर ये 22 प्लस एक्स शुक्राणु के 22 प्लस वाई से मिले, क्लियर, तो क्या बनेगा, 44 प्लस XY, ये क्या हो जाएगा, लड़का। क्लियर। तो लड़का और लड़की पैदा होने की संभावना कितने प्रतिशत है, लड़का लड़की की संभावना दोस्तों 50-50% है। क्लियर। 50-50% संभावनाएं हैं लड़का और लड़की दोनों के पैदा होने की। क्लियर, ओके, समझ में आ गई बात। तो शुक्राणु अंडाणु दोनों एगोनित कोशिकाएं हैं, युग्मनज का निर्माण निषेचन के दौरान होता है। क्लियर, चलिए, ओके। तो अंडाणु किसके अंदर पाया जाता है, अच्छा ठीक है, ये जल्दबाजी में नर युग्मक लिख दिया है, इसको आप क्या लिख देंगे, मादा युग्मक, है ना। ये तो मस्त, मतलब सिंपल सी एक मिस्टेक है, मादा युग्मक, फीमेल गैमेट, है ना। नर युग्मक आपका क्या हो गया, शुक्राणु। क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी, बोलिएगा। क्लियर। अब दोस्तों समझना इस बात को, क्लियर। अब युग्मनज बन गया दोस्तों। जो जाइगोट है ये हमारे जीवन की पहली कोशिका, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए मानव जीवन की फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव जीवन की पहली कोशिका, मानव जीवन का माइलस्टोन, नींव की ईंट क्या है बताइए, जाइगोट। हम इसी से बने हैं। अब जाइगोट के अंदर याद रखिएगा दोस्तों, जाइगोट के अंदर लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, लगातार समसूत्री विभाजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारी बॉडी में समसूत्री माइटोसिस, हमारी बॉडी का विकास, घावों की मरम्मत, सब समसूत्री विभाजन माइटोसिस के द्वारा होता है।
लेकिन केवल युग्मक जनन, जो गैमेटोजेनेसिस मैंने आपको पढ़ाया था, शुक्राणु अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया, केवल वही अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के द्वारा होता है। बाकी हमारी बॉडी में क्या होता है दोस्तों, समसूत्री विभाजन। और लगातार जो समसूत्री विभाजन आपके युग्मनज में होते हैं उनको दोस्तों, उनको विदलन, उनको क्लीवेज, उनको क्या बोला जाता है, विदलन कहा जाता है। और विदलन में क्या होता है दोस्तों, अब समसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम्स की संख्या वही रहती है, तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम है, तो जब जितनी भी सेल्स बनेंगे उस सब में कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 46 46 46 46। तो आपके शुक्रजनन कोशिका और अंडजनन कोशिका में भी कितने गुणसूत्र होंगे, 46 46। अब जब उनसे युग्मक बनेंगे, जब गैमेटोजेनेसिस होगा, तो वो अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस है। और अर्धसूत्री विभाजन से शुक्राणु अंडाणु बनेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए स्पर्म और एग के अंदर, शुक्राणु और ओवम अंडाणु के अंदर गुणसूत्र क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 होते हैं। केवल वही दो सेल हैं, स्पर्म और एग, स्पर्म और ओवम, शुक्राणु अंडाणु, जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर 23 है, बाकी पूरी बॉडी की सेल्स में 46 है। ठीक है, तो लगातार आपसे पूछा जाए दोस्तों, युग्मनज में होने वाले लगातार समसूत्री विभाजन क्या कहलाते हैं, विदलन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार कोशिकाओं का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। और दोस्तों विदलन के दौरान दोस्तों सेल्स की संख्या बढ़ती है, सेल्स की संख्या बढ़ती जाती है, और सेल्स का साइज क्या होता जाता है, घटता है। यानी युग्मनज के दौरान कोशिकाएं, मतलब एक बड़ी कोशिका से दो छोटी छोटी कोशिकाएं बनती है, तो आकार घट रहा है, लेकिन संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर। तो विदलन के दौरान दोस्तों 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। दोस्तों 16 से 32 सेल की जो अवस्था है, इस अवस्था में दोस्तों जो जाइगोट है, जो युग्मनज है, ये दोस्तों कहां चला जाता है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में जाके स्थापित हो जाता है। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में जाके स्थापित हो जाता है। और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में जाकर जब ये स्थापित हो जाता है, तो इस क्रिया को दोस्तों इम्प्लांटेशन कहते हैं। इस क्रिया को क्या बोला जाता है, इस क्रिया को रोपण कहा जाता है। रोपण, है ना। रोपण का मतलब है अब बच्चा जो है वो 9 महीने वहीं जुड़ा रहेगा, डेवलप होगा। क्लियर। तो दोस्तों रोपण जैसे ही होगा तो एंडोमेट्रियम से बच्चा जुड़ गया। अब एंडोमेट्रियम को वापस रिपेयर करने की जरूरत है क्या अगले महीने, नहीं। तो दोस्तों जैसे ही इंप्लांटेशन की क्रिया होगी, अगले मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाएगा, अगले माह मासिक चक्र अनुपस्थित हो जाएगा। और मासिक चक्र जब आपका अनुपस्थित हो जाएगा तो इसे प्रेगनेंसी का प्राइमरी इंडिकेशन, इसे गर्भावस्था का सबसे पहला संकेत माना जाता है। आपसे पूछा जाए गर्भावस्था का पहला संकेत क्या है, मासिक चक्र की अनुपस्थिति। वो एब्सेंट हो जाए तो कब श्योर नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल, खान पान, शरीर में गर्मी, हार्मोनल इंबैलेंस, इसके कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल लेट हो जाता है। कभी 2-2, 3-3 महीने में भी आता है किसी किसी महिला में। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 100% प्रेग्नेंट है, लेकिन ये इंडिकेशन है कि शी में बी प्रेग्नेंट, वो गर्भवती हो सकती है। क्लियर। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई, है ना। और फिर मैं एक बार रिपीट करता हूं, और कल की क्लास में ये टॉपिक हम लोग फिनिश करेंगे। ठीक है। अब आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक ले रहे हैं, क्योंकि कल की क्लास भी हमें लेनी है। अगर मैं 15 मिनट और भी पढ़ाऊंगा तो भी ये टॉपिक पूरा नहीं होने वाला है, और अगर मैंने 15 मिनट और पढ़ाया आज, तो कल के लिए फिर आधे घंटे का ही मटेरियल बचेगा, तो भी ठीक नहीं रहेगा। तो आज की क्लास हम 45 मिनट्स की 2 क्लासेस कर लेते हैं, जिसमें कल का टॉपिक जो है, कल भी ये टॉपिक 45 मिनट चलेगा और फिर पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो आज का मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। दोस्तों हमने सबसे पहले मादा जनन तंत्र के बारे में बात की कि मादा जनन तंत्र में अंडाशय है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स हैं जिनसे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और पेल्विक रीजन जो श्रोणी प्रदेश है वहां पर आपके अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय में जो उगोनिया है, अंडजनन कोशिका, वहां से अंडाणु का निर्माण हो रहा है। अंड वाहिनी फैलोपियन ट्यूब दोस्तों वो नलिका है जहां पर निषेचन की क्रिया होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ है। गर्भाशय वो जगह है जहां पर बच्चा पैदा होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, और योनि जो है वो बाह्य जननांग है। क्लियर। उसके बाद हमने समझा कि दोस्तों स्ट्रक्चर की बात की कि अंडाशय के बाद जो आपके फैलोपियन ट्यूब है उसमें कुछ क्या होते हैं, झल्लर के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। इन्हीं की सहायता से अंडाणु को ओवम को ऊपर खींचा जाता है। इसके बाद इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। क्लियर। जैसे स्पर्म वेजाइना से एंटर कराए जाएंगे वो यहां पर पहुंच जाएंगे, और यहां पर इस्थमस और एम्पुला के संधि स्थल पर आपके क्या होता है,
निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के बाद जो युग्मनज बना वो गर्भाशय में आ जाएगा और गर्भाशय की 3 दीवार है, एपीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर है, मध्य में मायोमेट्रियम, अंदर एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम से बच्चा 9 महीने तक जुड़ा रहता है। क्लियर। मां बनने के पहले गर्भाशय का भार 50 ग्राम, मां बनने के बाद लगभग 100 ग्राम हो जाता है और ये उल्टी नाशपाती के जैसी स्ट्रक्चर है। क्लियर। गर्भाशय की वो जगह जो गर्भाशय को योनि से जोड़ती है, वेजाइना और यूट्रस, यानी कि योनि और गर्भाशय के बीच संधि स्थल क्या है दोस्तों, सर्विक्स। क्लियर। और सर्विक्स जो होती है वहीं से बच्चा आपका बाहर आता है। ठीक है। तो वेजाइना का जो ऊपरी पॉइंट है, जो किनारे पर होता है, उसको क्लाइटोरिस भगशिश्न कहते हैं। इसे फीमेल पेनिस कहते हैं। पुरुष में पेनिस या लिंग से शिश्न से इसकी तुलना की गई है। शिश्न का होमोलोगस ऑर्गन समजात अंग बताया गया है कि भाई उत्पत्ति सेम होती है इन दोनों की। यहीं पर एक जी स्पॉट होता है जिसको एक्साइटमेंट पॉइंट कहते हैं फीमेल में। हाइमन दोस्तों वो झिल्ली है जो प्रथम मैथुन के दौरान फट जाती है, जिसको वर्जिनिटी का संकेत मानते हैं, लेकिन रियलिटी में वर्जिनिटी का संकेत नहीं है। इसके अलावा लेबिया माइनोरा और लेबिया मेनोरा नाम की स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर पाई जाती हैं। पिछले टॉपिक्स की पीडीएफ आपके सब रेगुलर अपलोड हो चुकी हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरा कंप्लीट एक पीडीएफ टॉपिक की डलने वाली। क्लियर। इसके अलावा हम लोगों ने बात की भैया कि युग्मक जनन जो है अंडजनन और शुक्रजनन से मिलकर बनता है। शुक्राणु अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं मिलाकर। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनती है। उसके बाद दोस्तों महिला के मासिक चक्र में मैंने आपको बताया कि दोस्तों 14वें दिन एक अंडाणु बाहर निकलता है। ओके। और उस अंडाणु को अगर 12 से 18 दिन के बीच में शारीरिक संबंध हो जाए तो उसके फर्टिलाइजेशन की संभावना सबसे ज्यादा है। क्लियर। और कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये आपको मैंने समझाया। और उसके बाद दोस्तों हमने ये चर्चा करी कि दोस्तों आपके कितने कितने क्रोमोसोम लड़के लड़की में होते हैं, कब लड़का बनता है, कब लड़की बनती है, और जो आपका जाइगोट बन रहा है दोस्तों इससे गर्भावस्था की जो श्योरिटी है, गर्भावस्था का जो पूरा कंफर्मेशन है, वहां तक की कहानी ये। अब दोस्तों जैसे ही मासिक चक्र एब्सेंट होगा रोपण के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद, तो दोस्तों कौन कौन से टेस्ट गर्भ की जांच के लिए किए जाते हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। टेस्ट होने के बाद अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है कि हाँ भाई प्रेगनेंसी है, और कुछ लोगों को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो करेंगे। ठीक है। कुछ लोग चाहते ही नहीं कि प्रेगनेंसी हो, तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए कौन कौन से मेथड है भाई। प्रेगनेंसी से बाद का तो गर्भपात है, एमटीपी मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसको एबॉर्शन कहते हैं। प्रेगनेंसी हो ही ना उससे पहले गर्भ निरोधन के उपाय, क्लियर, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे लोग जिनके अंदर समस्या आ रही है गर्भावस्था में, गर्भाधान के अंदर, जबकि वो बच्चे पैदा करना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जिसके अंदर आप आईवीएफ, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन यानी परखनली शिशु तकनीक की बात करेंगे। जिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है, परखनली शिशु का क्या हिस्ट्री रही है, जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो है हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सेशन आपको पसंद आया होगा। आगे हम लोग कल की क्लास में इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा हमारे साथ। आपकी सफलता तक आपके कंधे से कंधा मिलाकर मैं और हमारा परीक्षा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। तो दोस्तों विदा लेता हूं इसी के साथ, और कल मुलाकात करेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।